सावित्रीबाई फुले और जयपाल सिंह अम्बेडकरनामा की ओर से आप सभी को की बधाई। दोनों विभूतियों को नमन। आज इस विषय पर चर्चा के लिए खास मुलाकात में मैंने आग्रह किया था डॉक्टर सहाय आइए और थोड़ा से दो विभूतियों के बारे में हमारे थोड़ा सा परिचय देता हूँ। जेएनयू में डिपार्टमेंट और देश दुनिया में जाकर लेक्चर, एक यूट्यूब चैनल भी है भव्य, चाहिए और टाइप कीजिए। गंगा साहब, स्वागत है आपका अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद सर। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? स्टार्ट दीजिए जी। चलिए, आज दो विभूति का जन्मदिन है, थोड़ा सा हमें बताइए उनके बारे में, थोड़ा विस्तार से बात करें। संदेश है उनके जीवन के भावी पीढ़ी के। जैसा कि देश के तमाम बहुजन तो इस तथ्य से परिचित हैं कि आज माँ सावित्रीबाई फुले और मरांगोम के यानी महान नेता जयपाल सिंह का जन्म दिवस है। एक सुखद संयोग है कि समाज के, देश के वंचित तबकों के लिए काम करने वाली दो महान विभूतियों का, दो हमारे पुरखों का आज एक साथ जन्म दिवस है। लेकिन एक विडंबनापूर्ण बात यह है कि इनके बारे में स्वयं बहुजन भी पिछले करीब 1-2 दशक से जयंती मनाने या इनके महत्व के बारे में जानने लगे हैं। इससे पहले अगर आप किसी से सावित्रीबाई फुले का नाम लें तो शायद वो ज्योतिबा फुले की पत्नी के रूप में लोग उनको जानते रहे हों, लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से एक महान शिक्षिका के तौर पर या उनके योगदान के तौर पर लोग नहीं जानते थे। यही हाल जयपाल सिंह का है। जयपाल सिंह के बारे में करीब 10 साल पहले से जब लोग आदिवासी दिवस मनाने लगे, आदिवासियों के अधिकारों को लेकर कार्यक्रम होने लगे, तो उनमें जयपाल सिंह का नाम आने लगा और स्वयं आदिवासी मंचों पर भी बिरसा मुंडा का नाम तो खूब चलता था, लेकिन जयपाल सिंह का नाम इतिहास से एक तरह से गायब कर दिया गया और पुनः पिछले 1 दशक में बहुत तेजी से जयपाल सिंह के बारे में लोग जानने लगे हैं और उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है कि जानना चाहिए। सावित्रीबाई फुले का स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान है। 19वीं सदी में जब स्वयं सवर्ण महिलाओं के लिए शिक्षा सुलभ नहीं थी, जब समाज के अगड़े लोग, जिसमें मुख्य तौर पर सवर्ण पुरुष शामिल हैं, राजा महाराजा जो अंग्रेजों के संपर्क में आते थे, वो अंग्रेजों के संपर्क में, अंग्रेजों की पार्टियों में जाकर हीनता बोध महसूस करते थे, सोचते थे कि हमारी स्त्रियां शिक्षित नहीं हैं और हमको इनको थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहिए, ये बात करना जाने, अंग्रेजों के साथ उठ बैठ सके, इसलिए काम लायक शिक्षा उनको या बच्चों को पढ़ा सके। सवर्ण पुरुषों ने, जो राजशाही से जुड़े हुए थे, जो संभ्रांत लोग थे, उन्होंने अपनी स्त्रियों को काम चलाऊ शिक्षा देने की सोची। उस 19वीं सदी में माँ सावित्रीबाई फुले ने देश के तमाम वंचितों के लिए, तमाम स्त्रियों के लिए शिक्षा की मुहिम छेड़ी और उसमें जाति और क्षेत्र का या भाषा का कोई ऐसा बैरियर नहीं था, कोई बाधा नहीं थी। वो शिक्षा सभी के लिए थी। और हम देखते हैं कि मुहिम तो बहुत लोग शुरू करते हैं बहुत चीजों की, लेकिन उस मुहिम के लिए, उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य के लिए जोखिम बहुत कम लोग उठाते हैं। सावित्रीबाई फुले ने अपने इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए जोखिम भी उठाई। लोगों की आलोचनाएं सही, लोगों के
पत्थर और एक उपहास भी झेला, वंचना भी झेली, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने फातिमा शेख इन तमाम लोगों ने जिनमें सावित्रीबाई फुले की अग्रणी भूमिका थी, उन्होंने तमाम स्त्रियों की शिक्षा को लेकर एक ऐसी साझी मुहिम चली जिससे वंचितों के दरवाजे तक, और न केवल वंचितों बल्कि सवर्ण स्त्रियों भी कहना चाहिए, सवर्ण स्त्रियों के लिए भी बेहतरीन और समान शिक्षा की अलख जगाने में सावित्रीबाई फुले की बहुत बड़ी भूमिका है। और पिछले दिनों देश के बहुजनों ने एक मुहिम शुरू की है कि अब हम शिक्षक दिवस 14 सितंबर माफ कीजिए 5 सितंबर को मनाने के बजाय अब हमको 3 जनवरी को मनाना चाहिए। 3 जनवरी को, क्योंकि वास्तविक शिक्षक तो वही थी जिन्होंने शिक्षा को बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति तक, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अगर ऐसा हो तो ये बहुत अच्छा है, उसका नाम हम शिक्षक दिवस दें या कुछ और नाम दें, लेकिन 2 हमारे पुरखों का आज जन्म दिवस है, उस मौके को कुछ न कुछ तो नाम देना चाहिए और सेलिब्रेट करने का एक अच्छा अवसर है, उत्सव मनाने का एक अच्छा अवसर है। जयपाल सिंह की शख्सियत इतनी बड़ी है कि उसके बारे में घंटों तक बात की जा सकती है, लेकिन बड़ी अजीब बात है कि उनके बारे में किसी टेक्स्ट बुक में, स्कूल की किताबों में, कॉलेज की किताबों में कोई अध्याय तक शामिल नहीं किया गया है। ऐसे शख्स जिनकी जीवनी पढ़ाई जानी चाहिए, उन शख्स को पूरे इतिहास से गायब करने की एक सुनियोजित योजना दिखाई पड़ती है। ऐसा शख्स जो झारखंड के एक ग्रामीण अंचल में जन्म जरूर हुआ, लेकिन वहां से निकलकर जिन्होंने इंग्लैंड के बेहतरीन स्कूलों में पढ़ाई की और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन करने के दौरान अपनी रुचि, जो उनका खेलने में रुचि थी, हॉकी खेलने में, वो अपनी रुचियों के माध्यम से और अपनी बौद्धिक क्षमताओं के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाई। हॉकी खेलते हुए उनके उस बेहतरीन कला से प्रभावित होकर के उनको कई अखबारों ने हॉकी के कॉलम लिखने के लिए आमंत्रित किया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के दौरान एक दिलचस्प संयोग ये हुआ कि भारत, जो तब तक 1928 तक ओलंपिक में कोई स्वर्ण पदक नहीं जीत सका था, उन दिनों भारत की एक टीम बंबई बंदरगाह से रवाना हुई एम्स्टर्डम में ओलंपिक में शामिल होने के लिए, हॉकी की टीम। उसमें 3 सदस्य इंग्लैंड से भी जुड़े। एम्स्टर्डम के रास्ते में 15 दिन के लिए भारतीय टीम लंदन में रुकी। उस दौरान जयपाल सिंह के नेतृत्व में, चूंकि ब्रिटिश राज था, तो सभी लोगों की सहमति बनी, ब्रिटिशर्स की भी सहमति थी कि जयपाल सिंह हॉकी के एक एक्सपर्ट के तौर पे उभर रहे हैं, हॉकी के एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर उभर रहे हैं, तो और ऑक्सफोर्ड में पढ़ते भी, तो उनको नेतृत्व देना चाहिए। 15 दिन तक भारत की टीम ने वहां प्रैक्टिस की और उन 15 दिनों में भी एक दिलचस्प बात ये हुई कि एक उत्सव के दौरान इंग्लैंड की टीम, जो कि हॉकी में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी ओलंपिक्स में, उसके साथ में एक सद्भावना मैच भारत की उस नवोदित टीम, जिसमें कुछ अंग्रेज भी थे और बाकी भारतीय खिलाड़ी थे, उनका एक मैच रख लिया गया। भारत ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। उस अपमान, जो हार का अपमान इंग्लैंड को इतना महसूस हुआ कि उस साल इंग्लैंड ने ओलंपिक में अपनी हॉकी टीम खेलने के लिए नहीं भेजी, क्योंकि इंग्लैंड को लगा कि हम अपने एक उपनिवेश से हार गए हैं, एक लोकल मैच में हार गए हैं, अगर यही उपनिवेश हमको ओलंपिक्स में हराएगा, जो कि टीम के इरादे देख करके उनको लग गया कि ये हराने वाले हैं, तो उन्होंने अपनी टीम ही नहीं भेजी। और वहां जाकर जब भारत की टीम खेलने लगी, तो खेलते लोग देखते रह गए कि पूरी टीम पूरे टूर्नामेंट में अजेय रही। ना केवल अजेय रही, यानी किसी भी टीम से नहीं हारी, बल्कि एक भी गोल
अपने ऊपर नहीं होने दिया। आप गूगल करके कोई भी जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं वो गूगल करके ओलंपिक्स की वेबसाइट से या विकिपीडिया से या दूसरे स्रोत जो भी खेल के स्रोत है ऑथेंटिक वहां से देख सकते हैं कि 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में भारत ने कोई गोल नहीं खाया और हॉकी में गोल्ड मेडल जीता। और उस टीम की कप्तानी कर रहे थे जयपाल सिंह। जयपाल सिंह ने देश को गौरव दिलाया। आज होना ये चाहिए कि जब भी कोई खेल दिवस की बात करे या देश को गौरव देने वाले लोगों की बात करें तो जयपाल सिंह का नाम लेना चाहिए। लेकिन लोग नहीं लेते। जो खेल प्रेमी हैं, जो लोग खेल पे कॉलम लिखते हैं, खेल पे किताबें लिखते हैं, वो भी जयपाल सिंह के बारे में नहीं लिखते। और इसकी वजह कोई समझ में नहीं आती। मेरे ख्याल से इसकी सबसे बड़ी वजह यही है उनका आदिवासी होना। और वो जयपाल सिंह अपनी हॉकी की रुचि को जब वो हॉकी खेलने के लिए जानते जाते हैं उस वक़्त तो मैंने आपसे कहा कि अपनी रुचि और अपने से तो उन्होंने लोहा मनवाया ही अपनी बौद्धिक प्रतिभा से भी। उस दौरान जब वो हॉकी खेलने जाने वाले थे उनका आईसीएस में इंडियन सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन हो चुका था और वो ट्रेनिंग कर रहे थे। जब वो वहां से एम्स्टर्डम से लौटे तो उनसे कहा गया कि आप चूंकि इतने समय तक छुट्टी हमने आपकी पेंशन नहीं की थी तो आपको ये ट्रेनिंग फिर से शुरू करनी होगी जीरो से। तो जयपाल सिंह ने कहा कि नहीं, मुझे मैंने अपने देश के लिए खेला और मुझे इस बात में कोई शर्मिंदगी नहीं है। इंग्लैंड के लोग खफा थे उनसे क्योंकि इंग्लैंड उनकी वजह से नहीं खेल सका और उन्होंने आईसीएस जो उनकी ट्रेनिंग चल रही थी वो भी उन्होंने बीच में ही छोड़ दी और वो हॉकी का नेतृत्व करने के लिए, हॉकी खेलने के लिए आ गए। वो हॉकी खेलने के दौरान कुछ वहां पे समस्याएं हुई लेकिन वहां से फिर वो भारत वापस लौटे और भारत आकर के उन्होंने देखा कि जिस जगह से मैं निकल कर गया हूँ, वहाँ के लोग अभी भी बहुत पिछड़े हैं और उनके साथ में सरकारें अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। तो उन्होंने आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया और आदिवासी महासभा का गठन किया। आदिवासी सकम नाम से पत्रिका निकालना शुरू किया, लोगों को एकजुट करना शुरू किया। ये 1938 से लेकर 1947 तक उनका आदिवासियों को एकजुट करने का, उनको संगठित करने का, उनके सवालों को उठाने का दौर है। जब 1946 में संविधान सभा बनी, तो वो बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। संविधान सभा में उन्होंने जो बोला, क्योंकि उसमें उसके बारे में बात करने के लिए काफ़ी वक़्त की ज़रूरत है। उसमें से कुछ बातें मैं यहाँ साझा करूँगा, लेकिन वो जिनकी दिलचस्पी जयपाल सिंह में है या आदिवासियों में है या राष्ट्र निर्माण में है, उनको ज़रूर जयपाल सिंह की वो बहसें देखनी चाहिए जो संविधान सभा में उनके उद्बोधन हैं। चूँकि ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए थे, अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, अच्छे वक्ता के तौर पे उनको जानते थे, तो उनके लंबे-लंबे भाषण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आप जाकर के वेबसाइट पे भी उपलब्ध है, लोकसभा की वेबसाइट पर आर्काइव में जाकर के आप देख सकते हैं। तो एक ओजस्वी वक्ता के तौर पर देश के आदिवासियों का वहाँ वो पक्ष रख रहे थे। जब आदिवासियों को क्योंकि हम उपनिवेशवादी दृष्टि से सारी चीज़ों को देखने के आदी हो गए थे और उपनिवेशवादी समझ के अनुसार ट्राइब का मतलब ही है असभ्य, जंगली, बर्बर। जयपाल सिंह ने संविधान सभा में इसी बात का प्रतिकार किया कि जो ट्राइब आप हमको कह रहे हैं, हमको ट्राइब मत कहिए। हम इंडिजिनस पीपल हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हम आदिवासी हैं। इस शब्द से लेकर उनकी असहमतियां तमाम सदस्यों से थी, आदिवासियों के सवालों को लेकर, क्योंकि आदिवासियों के बारे में बाहर के लोग जानते नहीं हैं। इस वजह से एक स्टीरियोटाइप, एक पूर्व राय, एक पूर्वाग्रह पूर्ण नजरिया बाहर के समाजों, बाहर के लोगों के जो तमाम सदस्य थे उनका एक नजरिया था। उस नजरिए को तोड़ने का काम और आदिवासियों के बारे में सही दृष्टि विकसित करने का काम जयपाल सिंह ने संविधान सभा में किया। आदिवासी हितों की को लेकर वो सजग थे। बाद में जब चुनाव हुए तो वो संसद के सदस्य भी बने। वो 3 बार सांसद रहे और वहां पर भी उन्होंने कई महत्वपूर्ण सवाल उठाए, कई महत्वपूर्ण काम किए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि अभी तक उनके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के तमाम भाषणों का और लोकसभा और संसद में दिए गए भाषणों का कोई संकलन अभी तक तैयार नहीं हो पाया है। और मुझे ये जानकर खुशी हुई आपसे बात करके
कि अभी आपने किसी रिसर्चर को लगाया। हम हमेशा सोचते थे कि जयपाल सिंह जब ऑक्सफोर्ड में थे और कॉलम लिखते थे अखबारों में, तो निश्चित तौर पे उन्होंने बहुत कुछ ऐसा लिखा होगा जो ब्रिटेन की लाइब्रेरीज में होगा, तो उसको सामने लाना चाहिए, उसको संकलित करना चाहिए। और अगर कोई इस दिशा में काम कर रहे हैं, जैसा कि आप आपसे बात करके मुझे पता चला, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा काम होगा। सीमित रिसोर्सेज की वजह से आदिवासी क्षेत्र में काम करने वाले लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जिस तरह से जयपाल सिंह की जीवनी नुमा एक संस्मरणात्मक किताब पब्लिश हुई लोबीर सेंद्रा नाम से, तो उसमें भी रश्मि कात्यायन जी ने भूमिका निभाई, प्रभात खबर प्रकाशन ने भूमिका निभाई और उनकी ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग लोबीर सेंद्रा नाम से 2002-3 के आसपास प्रकाशित हुई और अब उसको दूसरी भाषाओं में अनुवाद करने की प्रक्रिया चल रही है, जिसके माध्यम से लोग जयपाल सिंह के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। लेकिन जैसे-जैसे आदिवासी सवालों पर लोगों की रुचि और जागरूकता बढ़ रही है, वैसे-वैसे निश्चित तौर पर जयपाल सिंह के बारे में जानने का सिलसिला भी तेजी से लोगों के बीच में बढ़ रहा है। अब तमाम बहुजन, सिर्फ आदिवासी नहीं, दलित, पिछड़े, स्त्रियाँ, सभी लोग जो भी किसी भी मुक्तिकामी आंदोलन में शामिल हैं, वो जयपाल सिंह को जानते हैं। थोड़ा जानते हैं, कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जानते ज़रूर है और उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो आज ये बहुत ही खूबसूरत मौका है, जब हम 2 हमारे पुरखों को याद कर रहे हैं और अ अ, माँ सावित्रीबाई फुले ने स्त्रियों की शिक्षा के माध्यम से एक आधुनिकता की शुरुआत, एक समानता की मुहिम की शुरुआत की और जयपाल सिंह ने एक ऐसे समाज के बारे में, जिसके बारे में लोग कम जानते थे या नहीं जानते थे, उनके बारे में संविधान सभा के सदस्यों को बताया और अपने हॉकी खेल के माध्यम से, अपने नेतृत्व के माध्यम से देश को गौरव दिलाया। निश्चित तौर पर दोनों को एक साथ याद करना एक अच्छा अनुभव है। आपने बहुत विस्तार से समझाया, बहुत सारी बातें मैं सीख पाया। जैसे लंदन में आज शाम में एक राजा चौधरी नाम के लिए उनको दस्तावेज है, निकाले जाए वहां से, बाद में हम लोगों से आपके रूप में माफ कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पाया क्योंकि ये मेरे सिस्टम में आज लगातार समस्या है। अगर आप टाइप करके लिख के मैसेज यहाँ पे डाल दें या फिर से दोहरा दें आप जो आप कह रहे हैं। कह रहा हूँ कि जयपाल सिंह मुंडा पे काम चल रहा है ऑक्सफोर्ड में। राजा चौधरी हमारे साथी हैं, हाँ, हाँ। आया है कि जितने दस्तावेज उनसे हैं, फोटोग्राफ्स, रेयर पिक्चर, दस्तावेज सारे निकाले जाएं। जब वहां से वो मटेरियल निकलेगा तो कॉन्स्टिट्यूट्स डालकर एडिट कर जल्दी किताब आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा काम किया है और निश्चित तौर पर उस किताब का, उनके जो भी दस्तावेजों का संकलन आएगा, उसकी हमको प्रतीक्षा रहेगी और सभी बहुजनों को प्रतीक्षा रहेगी। सब पढ़ना चाहते हैं, सभी लोग जो भारत के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की दिलचस्पी भारत को सिर्फ बाहर से देखने की है। भारत को अगर अंदर से देखना है तो यहाँ के तमाम समुदायों के बारे में जानना चाहिए, वो क्या सोचते थे, क्या लिखते थे, उनके बारे में जानना चाहिए। शुक्रिया गंगा साहब, और ये वीडियो आप भी एकलव्य पे चढ़ा लीजिएगा यूट्यूब पे। गंगा साहब थे, गंगा साहब मीना साहब जेल में हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत सारी जानकारियां दी हैं सबके, आप सबका शुक्रिया गंगा।